हेलो बच्चों, आज मैं आपको समझाऊंगी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संचार कौशल। इसमें मैं आपको बताऊंगी संचार क्या है, इसका छोटा सा परिचय, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसके बारे में। तो सबसे पहले संचार का एक परिचय। संचार क्या है? संचार वे कौशल होते हैं जिन्हें विविध रूप से बोलने और लिखने की आवश्यकता होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे तरीके से सही योग्यता रखता हो और जो हमारे जिन्हें हमें अपने बारे में या अपने किसी भी क्रियाकलाप के बारे में उनको व्यक्त करना है, तो निश्चित शब्दों, उचित वाक्यों, सही समय और अपने आँखों के संपर्क से उसको ये श्रोताओं को हम समझा सकें। ये संचार के माध्यम से किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर एक प्रभावी लेखक पाठकों के समक्ष या अपने प्रभावी व्यक्तियों के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह अच्छा प्रवक्ता कहलाता है, ताकि उनकी बातों को सुनकर उनके द्वारा दिए गए जो भी भाषा है, क्रियाकलापों के थ्रू जो सामने वाले को समझाना चाह रहा है, वह अच्छी तरीके से समझ सके। यही एक संचार का मतलब उसको कम्युनिकेट कर सके, अपने तरीके से अपनी बातों को व्यक्त कर सके और वह सामने वाला कन्विंस हो सके। यही एक प्रभावी कुशल संचार कहलाता है। जैसे यदि हम किसी से कुछ बात कहना चाहते हैं, तो उसको सावधानी पूर्वक सुनना, लिखना, स्पष्ट करके बोलना, ये सारी कलाएं होना चाहिए। इसी प्रभावी संचार में अच्छी पठन, लेखन, कला, वाक्य, श्रवण सारे कौशल अनिवार्य होते हैं। जैसे अभी यदि एक छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उसकी भाषा क्या है? हिंदी, मातृभाषा हिंदी है हमारी, तो हम हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाला आके हमसे दूसरी लैंग्वेज में बात करेगा, समझाएगा, भले ही वो कितने अच्छे से समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अब पता है कि हमें हिंदी आती है, लेकिन वो हिंदी का प्रयोग कम कर रहा है, तो हम इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कि वो हमसे क्या बोलना चाह रहा था। अपनी बातों से, क्रियाकलापों से उसने क्या व्यक्त किया, नहीं समझ आएगा। इसी तरीके से क्या है, अगर आप मान लो कोई व्यक्ति को समझा रहे हो, वो चाइनीज़ जानता है और आप हिंदी बोलोगे, तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप उसको क्या समझाना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे। हाँ, किंतु अगर आपको सामने वाला व्यक्ति हिंदी में समझाएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदी में कौन सा शब्द कहाँ बोला है, उसने क्या बोला है, क्या बोलना चाह रहा था, किस विषय में बोलना चाह रहा था, ये सारा कुछ हमको मालूम है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसी तरीके से संचार कौशल में, यदि हम किसी संचार कौशल में भाषा, बोलना, लिखना सभी बहुत अच्छा होना अनिवार्य होता है। जिस विषय में हम सामने वाले को व्याख्या दे रहे हैं, समझा रहे हैं, हमें खुद उसका पूरा ज्ञान सामने वाले के अकॉर्डिंग देना रहता है। यही संचार कौशल कहलाता है। संचार सामान्यतः आपने सभी लोगों से सुना है कि प्रत्येक किसी भी आवश्यकता को करने के लिए हमें सामने वाले की योग्यता और उसको सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सभी चीज़ों का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे एक से दो अधिक व्यक्ति या समूह के बीच सामान्य तरीके से किसी भी सूचनाओं को आदान प्रदान करना है, अपने व्यक्तियों को वहाँ विचारों को पहुँचाना है, उनके विचारों को हमें समझना है, ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। हम बहुत अच्छे से किसी व्यक्ति को अपना बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में बता सकें और उनकी भावनाओं के बारे में खुद समझ सकें, ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है। संचार का क्या महत्व है?
स्पष्ट रूप से संचार करने और विचार भावनाओं को आदान प्रदान की योग्यता आप सभी में एक अच्छे संचार कौशल की व्यक्त करता है कि आप में अच्छा कौशल है। जैसे उदाहरण के लिए किसी चीज़ के बारे में किसी को सूचित करना है तो आप संचार के माध्यम से करेंगे। अब संचार कौशल की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है? सूचित करने के लिए और प्रभाव डालने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, है ना, सामने वाले को अपने बारे में सूचना, किसी भी तरीके की सूचना देना है। उदाहरण के लिए किसी मित्र को बताना है कि परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है, तो आप उसको किस तरीके से बताएंगे? बहुत नॉर्मल तरीके से बताएंगे। और अगर इसी बात को आप घुमा फिरा के बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। मतलब पहले गोल मोल बात कर रहे हैं, फिर बाद में टॉपिक पे आ रहे हैं कि क्या मेन पॉइंट है। इससे सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप उसको बोलना क्या चाह रहे थे। या हो सकता है आपने परीक्षा की सारी बात कह डाली लेकिन लास्ट में ये कहना भूल गए कि टाइम टेबल आ गया है, तो उसको तो उसके बारे में सूचना मिली ही नहीं। इसलिए इन्फॉर्म जो हम करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्फॉर्म में शॉर्ट चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके, फिर बाद में उसका डिटेल बताएं। जैसे जानकारी के लिए प्रभाव कैसे डालेंगे? आपको किसी व्यक्ति को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करने के लिए आवश्यक क्या है? जैसे कम मूल्य करने के लिए दुकानदार पहले मोल भाव करता है ना। ज़्यादा करने के लिए पहले वो बता देगा कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपये की है। लेकिन अब सामने वाला जो रहते हैं उन मतलब कोई भी ग्राहक रहता है वो चाहता है कि ये मुझे 80 रुपये में मिल जाए, तो वो मोल भाव करेगा, प्रभाव डालेगा कि बहुत अच्छा है, इससे भी कम का आता है, ऐसा है वैसा, उसके बारे में कई गुण गाएगा वो। लेकिन हमारा मन है कि ये हम 80 रुपये में लेंगे, तो हम क्या करेंगे? उससे बोलेंगे नहीं भैया इससे भी अच्छा मिलता है, ऐसा है वैसा है। हम भी अपने बात प्रभाव डालने का कोशिश करेंगे, मतलब हम भी अपनी बात उसके सम्मुख रखेंगे, हम भी हार नहीं मानेंगे, 80 में ही लेके जाएंगे ताकि हम भी खुश रहें, हमारा भी पैसा बचे। इसलिए हम भी प्रभाव बहुत मतलब उसको चीज़ों को बोल के उसको अपने कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बातों से कम्युनिकेट करेंगे, उसको समझाएंगे, वो भी यही करेगा। तो हो सकता है फिर वो 90 रुपये में देने तैयार हो जाए, वो भी मान जाए, शायद इसने इससे अच्छा देखा होगा और आप मानो शायद हो सकता है ये बहुत अच्छा है, तो 90 रुपये में लेके वो भी खुश, आप भी खुश। ये हमने क्या किया? प्रभाव डाला, ठीक है। इससे क्या हुआ? ये संचार के अंतर्गत आ गया। हमने कैसा अच्छा प्रभाव डाला, हमें मालूम था इसलिए हमने अपनी बातों से पीछे नहीं हटे, उसको समझाते गए, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, अब जानकारी पूछने के लिए, जैसे किसी से हमें पूछना है, भावनाओं को व्यक्त करना है, भावनाओं को व्यक्त करना है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वस्थ तरीके से बात करना। जैसे उदाहरण के लिए परीक्षा में अच्छा करने के बारे में उत्साह को साझा करना, है ना। अपनी भावनाओं को माता पिताओं से साझा करना, उनको अपने बारे में बताना, अपनी मतलब कि मैं ये विषय ले सकता हूँ या मैं ये विषय पढ़ने में कठिनाई है, परीक्षा में मुझे ये चीज़ों की मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उनको अपनी परेशानी यदि व्यक्त करेंगे तो वो भी हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझेंगे और उसका कुछ ना कुछ निश्चित हल निकालेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आना चाहिए। यदि हम स्वयं अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को नहीं समझेंगे तो हम सामने वाले को कैसे समझाएंगे? इसलिए सबसे पहले हमें क्या, भावनाओं को भी व्यक्त करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, मतलब संचार के तत्व। संचार सूचनाओं का दो तरफा आदान प्रदान, अर्थात प्राप्त करना, बोलना, सीखना, लिखना, सूचना देना आदि संचार कहलाता है, संचार के तत्व के अंतर्गत आता है। किसी को पढ़ना अथवा सुनना, उसके द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रेषक एक संदेश भेजता है जानकारी पूछने के लिए और उत्तर देने के लिए। भेजने के लिए संचार में जो प्रक्रिया होती है, फिर संचार
आमने सामने बात करके, पत्र के द्वारा, संदेश के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है संचार के माध्यम से। संदेश प्राप्त होता है प्राप्तकर्ता को, फिर वो प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को उत्तर देता है। ये सारा एक जानकारी देने के लिए पूरा एक सिस्टम है। पहले वहाँ से क्या सूचना संचार, क्या सवाल करना है, क्या पूछना है, क्या समझाना है, ये हमने उसको संदेश भेजा। संदेश मिला, उसने प्रक्रिया शुरू करी। कैसे शुरू करी? पहले वो संचार के माध्यम से, मतलब ईमेल या जिसके भी माध्यम से, पत्र के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सामने वाले को अपनी भावनाओं से, अपने सूचनाओं को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। फिर संदेश देने के लिए जो भी इस्तेमाल किया, लिखना, पढ़ना, लेटर, जो भी जिस तरीके से। फिर संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुआ। प्राप्तकर्ता ने क्या किया? प्रेषक को उत्तर देने के लिए, सामने वाले को उत्तर देने के लिए उन सारी क्रियाओं पर अपना एक कोई एक वो बनाया सिद्धांत और उसको बताया। फिर नेक्स्ट क्या? संचार के स्वरूप। संचार के स्वरूप विचार, दृष्टिकोण किसी भी निश्चित तरीके के हो सकते हैं। कभी कभार हमारे संचार को प्रभावित करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप पहले से एक धारणा बना लेते हैं कि शिक्षक आपको डांटेगा या आपके पिता या माँ आपको डांटेंगे, ठीक है, तो आपने ये धारणा स्वयं बना ली है कि यदि मैं मतलब मुझे ये डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? अगर मैंने काम पूरा नहीं किया, अगर मैंने उनका होमवर्क पूरा नहीं किया, या घर गए तो मैं लेट पहुंचा, या कुछ भी हमारे बारे में शायद ऐसा तो नहीं, माँ पिताजी को कुछ पता हो तो वो डांटे। ये हम अपना पूर्व एक विचार बना रहे हैं स्वयं कि वे आपको डांट सकते हैं, जबकि वे विनम्र होते हैं। इसी प्रकार अगर लोग आपके बारे में पूर्व धारणा बना रहे हैं तो यह सब प्रभावित होता है। काय पे प्रभावित होता है? कि आपने उनसे कुछ कहना है, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, या आप पहले से सोच रहे हैं ना कि हम उनको बताएंगे तो वो डांटेंगे हमको, है ना, आपको डांटेंगे। ऐसा आपने ये आपका स्वरूप, भले एक संचार का स्वरूप है कि आदमी स्वयं एक धारणा बनाता है और उस पर अपना विचार बना लेता है कि मुझे ऐसा होना है, वैसा होना है, ठीक है। अब संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक, ये 8 प्रकार के होते हैं। दृश्य अनुभव, भाषा, पूर्व भाषा, पूर्ण धारणा, भावनाएं, पर्यावरण, व्यक्तिगत कारक और संस्कृति। अब ये कैसे प्रभावित करते हैं कारक? जो स्वरूपों को प्रभावित, संचार के स्वरूपों को कैसे प्रभावित करेंगे ये कारक? चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में समझाती हूँ। किस तरीके से प्रभावित करेंगे ये कारक, कैसे बाध्य बन हो सकते हैं, है ना। जैसे भाषा, गलत शब्दों का प्रयोग, अपरिचित भाषा का प्रयोग, विवरण में कमी निकालने वाली भाषाओं का प्रयोग, संदेश अच्छे से नहीं पहुंचाने, अच्छे से व्यक्त नहीं करना, इस तरीके से। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यदि कोई चाइनीज़ जानता है तो हम हिंदी या उसके सामने संस्कृत बोलेंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला हमसे क्या बोलना चाह रहा है। इसी तरीके से अगर सामने वाला हिंदी जानता है और वो चाइनीज़ बोलेगा या बंगाली बोलेगा, कोई भी लैंग्वेज ले लो जो हमें समझ में नहीं आती, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी ही नहीं है, तो वो अपनी भाषाओं का प्रयोग, वो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो चाह रहा है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, अच्छे से समझाएगा, खूब एग्जाम्पल देगा, ऐसा वैसा, लेकिन सामने वाला चुपचाप बैठा है क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो अपनी धारणा को व्यक्त ही नहीं कर पा रहा है। एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं लेकिन कैसे करेंगे? उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती। इसलिए हमेशा सरल भाषा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम सामने वाले को अच्छे से अपने भावनाओं से साझा करा सकें। दूसरा क्या है? दृश्य अनुभूति। दृश्य अनुभूति मस्तिष्क की वह योग्यता है जिसमें उन चीज़ों का अर्थ निकलता है जिन्हें हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अधूरे बनाए गए चित्र, है ना, उसको अनुभूति करेंगे लेकिन हम कुछ उसके बारे में बता नहीं सकेंगे क्योंकि वो अधूरा है। तो हम जो देख रहे हैं, जितना देख रहे हैं उतना ही समझा पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ हमने आंखों से देखा नहीं, कैसे समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। जैसे अब हमने देखा उदाहरण, फूल पर तितली आके रस उसका लेती है, लेकिन
सिर्फ चित्र बना है, एक फूल दिख रहा है, तितली दिख रही है, लेकिन सामने वाले को नहीं मालूम कि ये आगे रस लेने जा रही है। हो सकता है उड़ के जा रही हो सकता है बैठ के जा रही हो, ये हम धारणा बना लेंगे, लेकिन हम इसके आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरीके से पूर्व अनुभव हमारे पिछले अनुभव के द्वारा जो हम एक धारणा बना लेते हैं उसे पूर्व अनुभव कहते हैं। जैसे पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे कि उदाहरण के लिए पिछली बार उस दुकान वाले ने मुझे ये महंगा दिया था, अब मुझे सावधान रहना चाहिए। या फिर मुझे गणित में लास्ट टाइम कम अंक आए थे, तो इस बार मुझे अच्छे से और कोशिश करना चाहिए। ये हमारी एक्सपीरियंस है, ये हमें हो चुका है कि वो दुकान वाला महंगा देता है, तो ये हमारी धारणा है। कारकों में हम अपने भावनाओं से, आदतों से, सोचने के तरीकों, सारे तरीके शामिल होते हैं, किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डर और आत्मविश्वास में कमी संचार की मुश्किल को बढ़ा देता है, बना सकता है। यह व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति, कल्चर। संस्कृति हमारे आसपास पाई जाने वाली कई भाषाएं, लोग, कई विचारों के समावेश के लोग, कई बोली के लोग, खान पान के लोग, अलग अलग जाति के लोग, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी को अच्छा ओढ़ना पसंद है, अनूठा दिखना पसंद है, किसी को अच्छा खाना पसंद है, किसी को ओढ़ना, बोलना, मतलब सबको कुछ ना कुछ अलग पसंद रहता है। यह भी एक संचार है। हम अपने रहने के तरीके से सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हैं, या खाने पीने, ओढ़ने, घूमने के तरीके से सामने वाला प्रभावित होता है। ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आता है। संचार को प्रभावशाली और कुशल बनाने के लिए हमें स्पष्टवादी होना चाहिए, संक्षिप्त में अपनी भाषा को व्यक्त करना आना चाहिए, यथार्थपूर्ण होना चाहिए कि कम शब्दों में हम अपने उचित भाषा और भावनाओं से सामने वाले को साझा करा सकें। करेक्ट, ठीक, अच्छी तरीके की भाषाओं और वर्तनी, व्याकरण, शब्दों का उपयोग करना चाहिए। सुसंगत, अपने शब्दों का अर्थ होना चाहिए। कुछ ना कुछ, मतलब हम जिस टॉपिक पे बोल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ उससे रिलेटिव्स होना चाहिए। पूर्ण, अपने आप में एक संदेश परिपूर्ण होना चाहिए, ताकि आवश्यक रूप से जो जानकारी देना चाह रहे हैं वह उसमें हो। शिष्ट होना चाहिए। सम्मानजनक, मित्रतावर्धक और ईमानदार रहना चाहिए। यह सारे गुण एक प्रभावी संचार के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब संचार क्या है ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या समझेंगे, संचार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मौखिक, लिखित। आज का हमारा चैप्टर यहीं मैं एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट में हम क्या समझेंगे, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार। मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा बोलने वाले संचार और लिखित संचार। गैर मौखिक संचार में आएंगे हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, स्पर्श, चेहरे की अभिव्यक्ति, पैरा भाषा, आंखों से संपर्क। बोलने वाले संचार, जिसके अंतर्गत बात करना शामिल होता है, समूह में चर्चा, परिवार में चर्चा, ये शामिल होते हैं। लिखित संचार में लिखकर अपनी बातों को प्रस्तुत करना या टाइप करके अपने बातों को, शब्दों को सामने वाले को समझाना। पत्र के द्वारा, नोट्स, ईमेल, मैसेज के द्वारा सामने वाले तक अपने विचारों और बातों को समझाना। गैर मौखिक संचार में हाव भाव से अपनी चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथों के एक्सप्रेशन, ये हाव भाव है फेस के। शारीरिक मुद्रा, अपनी पूरी शारीरिक मुद्राओं से समझाना। स्पर्श,
सामने वाले को पीठ थपथपाकर या शाबाशी देकर स्पर्श के अंतर्गत आता है। चेहरे की अभिव्यक्ति से कैसे समझाएंगे? गुस्सा होने के, खुश होने के, दुखी होने के, सभी प्रकार के अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हम बनाकर चेहरे से समझा सकते हैं सामने वाले को कि हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है अभी, या हम कैसा महसूस कर रहे हैं। आँखों से संपर्क, आँखों के थ्रू अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं से सामने वालों को साझा कर सकते हैं, ये आँखों से संपर्क। अब इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा।